Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of chapter 2 history. Okay. In our previous lecture we had discussed some exercises of chapter 2. Today I will send you the solution and I will explain also the answer. Okay. Now the first is match the following. पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है. यहाँ पे हमें दो कॉलम्स हैं, उन्हें आपस में करेक्टली मैच करना है. द फर्स्ट इज गुज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, पालोस and Cholas, and in front of it Western Deccan, Bengal, Gujarat and Rajasthan and Tamil Nadu. So जो इसके करेक्ट आंसर्स हैं वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं. लाइक गुज्जर प्रतिहारा करेक्टली मैच्ड विद गुजरात एंड राजस्थान क्योंकि ये इनसे रिलेटेड है. राष्ट्रकूट इसी तरह वेस्टर्न डेक्कन से, पाल बंगाल से एंड चोलास यहाँ पे तमिलनाडु से संबंधित है. ओके. नाउ the next question is, who were the parties involved in the tripartite struggle? Means tripartite struggles में कौन कौन सी पार्टी सम्मिलित थी? The parties involved in the tripartite struggle were Guज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा and Pala dynasty. Okay, means वहाँ पर गुज्जर, प्रतिहारा और पाले डायनेस्टी इस संधि में शामिल थी. Third, what were the qualifications necessary to become a member of committee of the Sabha in the Chola Empire? Means Chola Empire में सभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए थी? The answer is, the member of the Sabha were the prominent landlords. However, there were separate committee to supervise different field like garden, temple, etc. Means जो भी सभा के मेंबर होते थे वो बड़े बड़े जमींदार होते थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक दूसरी कमेटी भी होती थी जिसमें कि माली, पुजारी इत्यादि ये सब भी हुआ करते थे. नेम्स ऑफ द एलिजिबल पर्सन टू बी मेंबर ऑफ द डिफरेंट कमेटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ. और सभा का सदस्य बनने के लिए सभी प्रतिनिधियों का नाम एक छोटी पाम लीफ पर पत्ते पर लिख दिया जाता था, एक टिकट जैसा उसका बना दिया जाता था. The tickets were put into an earthen pot and a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. और इसी तरह उन सभी पर्चियों को एक मिट्टी के घड़े में रख दिया जाता था और एक छोटे बच्चे से फिर उनमें से एक पर्ची निकलवा ली जाती थी. The person selected through this process was declared to be member of that committee. और इस तरह से जिस सदस्य का नाम उस पर्ची में आता था वो सभा का सदस्य बन जाता था. तो ये उनका प्रोसीजर था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चौहान्स? चौहान के शासन में कौन से दो प्रमुख शहर उनके कब्जे में थे? लाइक दिल्ली एंड अजमेर वर द टू सिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ चौहान्स. चौहान्स के कब्जे में दिल्ली और अजमेर का शासन था. ये दो उसके फेमस शहर थे. 5, हाउ डिड द राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूट किस तरह से ज़्यादा शक्तिशाली बनते गए? आंसर, इट वॉज ड्यूरिंग द 7th century that the king acknowledged the big landlords as their subordinate और सामंत. इस 7वीं शताब्दी के समय में राजाओं ने जो बड़े बड़े सामंत थे उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ था. द सामंत वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एंड गिफ्ट्स एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू दियर किंग. और सामंतों का काम होता था कि वो राजा को कीमती उपहार और दक्षिणा भेंट करें, इसके साथ राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रदान करें. इन ड्यू कोर्स दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ. और इसी के साथ साथ उन्हें शक्ति और धन संपदा भी मिलती थी. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत. और जैसे जैसे वो ताकत होते गए वो उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित किया. इसके अलावा महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन. इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वर यानी किसी एक ग्रुप का सबसे महान व्यक्ति भी घोषित किया. राष्ट्रकूट वर वन ऑफ देम हु वर इनिशियली द सबऑर्डिनेटिंग ऑफ द चालुक्य इन डेक्कन. राष्ट्रकूट वो सबसे शुरुआती लोग थे जिन्होंने चालुक्य को दक्षिण में परास्त करने की कोशिश करी. इन द मिड 8th century, दंती दुर्गा राष्ट्रकूट चीफ परफॉर्म्ड अ रिचुअल हिरण्यगर्भ एंड ओवरथ्रू द चालुक्य ओवरलॉर्ड. और इसी तरह
मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा में राष्ट्रकूट का एक प्रमुख था जिसने एक हिरण्यगर्भ नाम का रिचुअल किया और उसने जो चालुक्य वंश था उससे संबंध अपने बना लिए। आफ्टर द रिचुअल वॉज ओवर ही वॉज रिबॉर्न एज क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट बाय बर्थ। और इस रिचुअल का मतलब ये था कि अगर वो दोबारा जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय होगा, इवन इफ ही वॉज नॉट बाय बर्थ, अगर वो जन्म से क्षत्रिय ना भी हो तो भी वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। 6th, व्हाट डिड द डायनेस्टी डू टू गेन एक्सेप्टेंस, यानी उस समय के जो वंश थे वो अपना प्रभाव छोड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे। The answer is the new dynasty gained power and wealth. Thereafter, they declared themselves to महामंडलेश्वर और महासामंत। जो भी उस समय के सामंत होते थे या वंश होते थे वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर की उपाधि दिया करते थे। Many of such kings adopted high sounding titles like महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। इसके साथ साथ जो वहाँ के राजा होते थे वो अपने आप को भी कई उपाधि देते थे, जैसे महाराजा धीराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी तीनों लोगों का राजा। दे ऑल्सो डिप्यूटेड लर्न ब्राह्मण्स टू डिपिक्ट देम एज वैलियंट विक्टोरियस एंड वॉरियर्स। और इसके साथ साथ वो अपने दरबार में उनके राज्य में जो भी ब्राह्मण होते थे उनसे अपनी विशेष प्रशस्ति लिखवाते थे, अपनी प्रशंसा में कई पत्र लिखवाते थे और उन्हें वीर योद्धा या विजयी जैसे नायक के रूप में प्रस्तुत करवाते थे। Their activities were recorded in प्रशस्ति, और उनके ये सभी काम जिस रिकॉर्ड में लिखते थे उसे प्रशस्ति कहा जाता था। They tried to demonstrate their power and resources by building large temple। इसके साथ साथ वो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी किया करते थे। इस तरह से वो अपने शक्ति को लोगों तक पहुंचा पाते थे, अपने शत्रुओं तक भी दिखा पाते थे। Now the 7th question is what kind of irrigation work were developed in the Tamil Nadu? तमिलनाडु में किस तरह का इरिगेशन वर्क उस समय डेवलप किया गया? During 5th और 6th century, the area of Tamil Nadu was open up for large scale cultivation। 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में तमिलनाडु के बहुत बड़े एरिया पर कल्टीवेशन किया जाता था। फॉर इरिगेशन अ वैरायटी ऑफ न्यू मेथड वर डिस्कवर्ड, और सिंचाई के लिए नए नए तरीकों का खोज की गई। इन मैनी एरियाज वेल्स वर डग, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर रेन वाटर स्टोरेज, और बड़ी बड़ी जगहों पर काफ़ी बड़े गड्ढे खोदे गए, तालाब खोदे गए। इसके साथ साथ बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए कई रेन वाटर स्टोरेज भी बनाए गए। 8th, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोलास टेम्पल? चोल वंश के शासन में जो मंदिर थे उनके साथ साथ और कौन सी गतिविधियां जुड़ी होती थी? आंसर, द चोला टेम्पल वर द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट ग्रोइंग अराउंड देम विच इंक्लूडेड सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। चोला वंश के शासन में जो मंदिर होते थे वो न्यूक्लियर यानी पावर सेंटर हुआ करते थे, जिसके आसपास और भी गतिविधियां जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन, हस्तशिल्प आदि का विकास होता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडबाउड विद लैंड बाय रूलर एज वेल एज बाय अदर, और इसके साथ साथ जो मंदिरों के लिए भूमि दान दी जाती थी वो राजा के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा भी दी जाती थी। The produce of the land was used for the maintenance of the priest, garland makers, cooks, sweeper, musician, dancer, etc. who were associated with the temple and used to work for them। और उस जमीन से जो भी पैदावार होती थी उसका उपयोग मंदिर में उसके मेंटेनेंस के लिए, इसके साथ उसमें जो भी स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर, पुजारी इत्यादि होते थे उनके खर्चों के लिए उसका उपयोग किया जाता था। Hence, temples were not simply the place of worship, they were also the hub of economic, social and cultural life as well। और यहाँ तक कि मंदिर ना कि सिर्फ पूजा का स्थान होते थे, इसके साथ साथ वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल केंद्र भी होते थे। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उनके आसपास व्यापार हुआ करता था। इस तरह से मंदिर बहुत ही प्रमुख स्थान उस समय में रखते थे। Now, question number 9, look at map once more and find out whether there were any kingdom in the state in which you live। तो ये कह रहा है कि मैप 1 को देखो और देखो कि उस
समय का जो मैप है, क्या आज के समय में उसमें से किसी स्टेट में आप रहते हैं? ये आपका एक होमवर्क है या एक्टिविटी आप इसे कह सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, आप अपने मैप को देखकर उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। नाउ 10, कंट्रास्ट द इलेक्शन इन उत्तर मेरठ विद प्रेजेंट डे पंचायत। यानी उत्तर मेरठ में उस समय जो इलेक्शन हुआ करते थे उसको आज के पंचायत से किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन उत्तर मेरठ वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। उस समय के उत्तर मेरठ में जो इलेक्शन हुआ करते थे वो आज के पंचायत इलेक्शन से काफ़ी अलग हैं। इन उत्तर मेरठ इलेक्शन द नेम ऑफ द person eligible to be member of the committee were written on small tickets of palm leaf। उस समय उत्तर मेरठ में जो इलेक्शन होते थे उसके लिए उसके सदस्यों का नाम पाम लीफ में एक टिकट बनाकर रखा जाता था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। Thereafter a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee। और उसके बाद एक छोटे बच्चे को बुलाकर उन सभी टिकटों में से एक टिकट रैंडमली निकाला जाता था और इस तरह से जिसका नाम आता था वो सदस्य बन जाता था। बट द प्रेजेंट डे पंचायत मेंबर आर इलेक्टेड थ्रू अ जनरल इलेक्शन। लेकिन जो आज के जो पंचायत मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं, वो एक जनरल इलेक्शन सामान्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। द नेम ऑफ द टोटल मेंबर आर प्रिंटेड विद अ सिंबल अलॉटेड टू देम ऑन अ पेपर कॉल्ड बैलेट पेपर। और बैलेट पेपर में उनका चुनाव चिन्ह होता है जिसपे मार्क लगाकर हम वोट करते हैं। द वोटर पुट अ स्टैम्प ओवर देयर चॉइस एंड ड्रॉप्स इट इन द बैलेट बॉक्स। और जो भी वोटर होते थे वो उस चुनाव पत्र पर अपना चुनाव चिन्ह के सामने प्रतिनिधि के स्टैंप लगाते हैं और उसे एक बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। वोट्स आर काउंटेड एंड द विनर्स नेम इज डिक्लेयर्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। और इसके साथ एक गवर्नमेंट का अधिकारी होता है जो कि उन वोटों की काउंटिंग कराता है और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। एवरी प्रोसीजर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये सभी कार्य एक संगठित संस्था के द्वारा कराया जाता है। ओके, नाउ 11 and 12 क्वेश्चंस आर एक्टिविटी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट कंपल्सरी। जो मेन क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन है, इसमें 9 क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। सो यहीं तक आपको वर्क अपनी नोटबुक में करना है। आप इसको अपनी नोटबुक पे करें और जैसे आपका वर्क हो जाए आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो यू कैन आस्क इट टू मी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।